जो आप सीखने जा रहे हो वो रेक्टिलिनियर मोशन 1। तो रेक्टिलिनियर मोशन 1 में देखें, पहली बात रेक्टिलिनियर मोशन से मतलब क्या है? रेक्टिलिनियर से मतलब है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मोशन कब स्ट्रेट लाइन पे होता है और कब कर्व पे होता है। तो यहीं पे ये भी डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन हो जाएगा ना। क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग दो तरीके की बात करेंगे। कर्व पे मोशन जो होता है उसमें आप देखो वो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ पे चलता है, सर्कुलर मोशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सब कर्व पे होता है। और एक एक्सिस पे मोशन होता रहा जैसे एक्स है या वाई एक्सिस पे, है ना, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन पहले इस पार्ट में हम लोग मोशन को कंपैरिजन करेंगे। तो कर्विलिनियर मोशन कब होता है, रेक्टिलिनियर मोशन किन कंडीशंस में होता है, ये देख लेते हैं। और उसके अलावा और कितने प्रकार के मोशन संभव हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो देखें आप टाइप्स ऑफ मोशंस में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन पे दो प्रकार के मोशन आपको दिखाता हूं जो हम लोग को डिस्कस करना होगा, फिर कर्व पे भी दिखाऊंगा। जरा ध्यान से इस मोशन को देखते हुए कंपैरिजन करो, इसके मोशन को देखते हुए यहाँ पे बॉडीज के आप कंपैरिजन करके बताओ कि क्या फर्क है दोनों में। देखें, एक तो ये मोशन और एक ये चल रहा है, बताएं क्या फर्क है दोनों। आपको फर्क ये दिख रहा होगा कि ये जो मोशन है ये कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है और इसमें आप देखो एक्सेलरेट कर रहा है, ये स्पीड बढ़ रही है, धीमे से शुरू होता है तेज हो जाता है। कभी तो आप देखो ये बाद में चलने के बावजूद भी साथ साथ पहुंच रहा है। आप देख रहे हो इस मोशन के साथ चाहे शुरू हुआ, बाद में शुरू हुआ, लेकिन वो साथ साथ पहुंचा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ी है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो मोशन हो रहा है और ये मोशन, इसमें परिवर्तन चेंजेस किस में हो रहे हैं? सेकंड वाले में ना चेंजेस इसमें हो रहे हैं। न्यूटन्स लॉ याद है आपको, उसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ, उसमें यह कहा जाता था कि कोई सिस्टम या बॉडी, कोई भी सिस्टम या बॉडी में परिवर्तन तब नहीं होता है, चेंजेस तब नहीं होते हैं, या उसकी अवस्था या स्टेट तब नहीं चेंज होती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो जीरो मतलब ना हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बॉडी की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, देने के लिए, मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फोर्स बहुत जरूरी है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसकी अवस्था में कोई चेंज हो रहा है? ये अवस्था है क्या? स्टेट कुछ और नहीं है, वेलोसिटी। बॉडी की जो वेलोसिटी है वही अवस्था होती है। अब आप देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में दो तरीके की बात, उसके चेंज होने में, या तो उसकी वैल्यू बदले, स्पीड बदले, या उसकी दिशा बदले। अगर मान ले बॉडी चलते हुए मुड़ जाए तो वेलोसिटी बदल गई क्योंकि दिशा बदल जाएगी, या उसकी स्पीड बदल जाए। बॉडी जो है अभी 10 की स्पीड से चल रही थी, 20 हो गई, 40 हो गई स्पीड उसकी, 30, 40 ऐसे बढ़ने लगी, या फिर घटने लगे, है ना, स्पीड घटने लगे बॉडी की, तो परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए। इसमें आपको साफ पता चल रहा होगा कि इसमें दिशा तो नहीं बदल रही है लेकिन स्पीड बढ़ रही है। और इसमें ना दिशा बदल रही है, ना डायरेक्शन बदल रही है, ना स्पीड बदल रही है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सेकंड लॉ ये कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अवस्था नहीं बदलेगी, स्टेट नहीं बदलेगी। लेकिन सेकंड लॉ वहीं पे दूसरी बात कहता है कि अगर फोर्स लग गया तो क्या होगा? अगर फोर्स लग गया तो बॉडी की अवस्था बदल जाएगी। अवस्था बदलने का मतलब है दो चीजें, या तो स्पीड बदल जाए या दिशा बदल जाए, डायरेक्शन। तो अवस्था जो है वो स्पीड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज स्टेट। और जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, वो किससे इंडिकेट करते हैं? याद है एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन, जब जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलेरेशन डिफाइंड होता है। सेकंड लॉ लिखा कैसे जाता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, लेकिन अभी एप्लीकेशन शुरू हो जाता है ना। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसमें F एक्सटर्नल फोर्स है, M वो बॉडी है, मास वो बॉडी है, और A क्या रिप्रेजेंट करता है? अवस्था परिवर्तन को। तो एक्सेलेरेशन अवस्था परिवर्तन को शो करता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन होगा। और वहीं पे फर्स्ट लॉ कहता है F नहीं है तो A भी नहीं है, F नहीं है तो A भी नहीं है, अवस्था परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर F है तो A भी है ना। तो उसी पे बेस्ड बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो आप देखो इसमें अवस्था नहीं बदल रही है और इसमें अवस्था बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा
और ये मोशन बिना फोर्स के नहीं हो सकता। आप सोचो फोर्स कैसे लग रहा होगा। आपको नहीं लग रहा है कि इधर कोई पुश कर रहा है इसे? तो इधर पुश हो रहा है, इसीलिए ये फोर्स जो है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी को बढ़ा दे रहा है। अगर मान लें इधर से फोर्स लगा देते तो रिटार्डेशन हो जाता, स्पीड कम हो जाती। ऐसे जो सपोर्टिंग फोर्स होता है उसे एक्सीलरेटिंग फोर्स बोलते हैं और अपोजिट फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो फोर्स लग रहा है, जो भी लग रहा है वो क्या ऐसे लग सकता है? अगर मान लें इसकी स्पीड बदलनी है, ये बॉडी की स्पीड बदलनी है, तो स्पीड बदलने के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए? पाथ के पैरेलल। पाथ के अगर मान लें जैसे सपोज प्रैक्टिकल कंडीशन हम कहें एक फोर्स ऐसे लगा दिया तो क्या होगा? ये बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, है ना। लेकिन स्पीड को बदलना है तो फोर्स पाथ के अलोंग होना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात आती है, दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। मालूम, परिवर्तन देने के लिए फोर्स ही चाहिए और दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक वो फोर्स जो पाथ के पैरेलल लग जाए, वो क्या करेगा? वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा, स्पीड को। अगर ऐसे लग गया सपोर्टिंग तो बढ़ा देगा और उल्टा लग गया तो घटा देगा, है ना। और एक फोर्स जो है जो परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे, वो उसकी दिशा को बदल देगा। तो दो प्रकार के फोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें वो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक मैग्नीट्यूड को बदलता है और दूसरा फोर्स उसके डायरेक्शन को बदलता है। दोनों परिवर्तन है, दोनों चेंजेस है, ठीक है। तो दो प्रकार के फोर्स हो गए ना यहाँ पे। अच्छा, अब उनको कैटेगराइज करना होगा, इसी पे सारे मोशन डिपेंडेंट होते हैं। तो चलें इसको देखते हैं हम कि यहाँ पे दो प्रकार के केसेस थे। एक तो ये हो गया जिसमें कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रही थी, तो हुआ क्या? या आप ऐसे देखो, ये बॉडी ऐसे चल रही है ना, तो शुरू में भी स्पीड कितनी रही? 10 और बाद में भी कितनी रही? 10, सपोज मान लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये बॉडी एक्सीलरेट कर गई, ये बॉडी एक्सीलरेट कर गई। तो शुरू में स्पीड 10 थी और बाद में इसकी स्पीड बढ़ के 20 हो गई। यही तो हुआ, आप देखो, ठीक। अब जरा फोर्स मार्क कर दूं मैं, तो फोर्स ध्यान दो, अगर फोर्स में मार्क करूंगा तो इसी पे तो फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स जो है इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। ये एफ टॉ लिखा गया है, टॉ रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल। दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक पाथ के अलोंग और एक पाथ के परपेंडिकुलर। इस समय ये पाथ के अलोंग है, इसीलिए इसे बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल टू दी पाथ। और एक फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स, आगे आएगा नॉर्मल फोर्स, जो बॉडी की मोशन की दिशा को बदलेगा, है ना। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये एफ टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लें आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक में आप देखो तीन अरेंजमेंट, तीन चीजें होती हैं। कार आप चला रहे हैं तो एक एक्सीलेटर होगा, एक्सीलेटर, ठीक, एक ब्रेक होता है और एक हैंडल या स्टीयरिंग। सबके अपने फंक्शन है। आप इसमें ये बताओ कि इसमें दो वो कौन से केसेस हैं या कौन से इक्विपमेंट हैं या तरीके हैं जिससे आप टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट करते हो? एक्सीलेटर और ब्रेक है। एक्सीलेटर लेंगे ना, एक्सीलेटर लेंगे आप, तो आप देखो ये वाला फोर्स लग जाएगा जो स्पीड को बढ़ा देगा। ब्रेक लेंगे तो यही फोर्स उल्टा लग जाएगा जो स्पीड को घटा देगा। और घुमाना है तो स्टीयरिंग या हैंडल, हैंडल घुमाते ही नॉर्मल फोर्स क्रिएट होता है जो दिशा को बदल देता है ना। तो इसी पे बेस सारे मोशन होते हैं, जितने भी मोशन होंगे ना, परिवर्तन, चेंजेस यही करते हैं। टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स मिलकर चेंजेस करते हैं, जितने भी प्रकार के हों, इन्हीं से होता है, ठीक। तो आप देखो यहां टेंजेंशियल फोर्स है, यहां टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? 0। तो ये कैटेगराइज हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये दो प्रकार के मोशन, ओके। अगर मोशन कर्व पे हो तो जरा इसको भी देख लें। मोशन कर्व पे हो रहा है तो ये बॉडी जैसे स्टार्ट होती है ऐसे चल के जाती है, कर्व पे चल रही है, ठीक। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे इनिशियल स्पीड भी 10 है और फाइनल भी 10 है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड नहीं बदल रही है। अब आप जरा बताओ इसमें कि इसमें फोर्स कौन सा है कौन सा नहीं है? ओके, टेंजेंशियल फोर्स के विषय में क्या कहते हैं? नहीं है ना। अब क्लियर होने लगा बात। अगर टेंजेंशियल फोर्स होता है तो स्पीड बदलती, तो स्पीड तो नहीं बदल रही है, तो टेंजेंशियल फोर्स तो है नहीं। तो फिर क्या है? फिर सिर्फ नॉर्मल फोर्स है। जैसे आप किसी कर्व पे, रोड पे, कर्व पे गाड़ी चला रहे हैं, आप एक्सीलेटर नहीं ले रहे हो, ठीक, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, लेकिन आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो,
स्टीयरिंग घुमा रहे हैं तो क्या है, नॉर्मल फोर्स उसने क्रिएट कर दिया, कांस्टेंट स्पीड पे कर्व पे घूमना है ऐसे, वही वाला है मोशन। अब देखो कांस्टेंट स्पीड से, तो इसमें जो है आप ध्यान दो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, जबकि नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई एग्जांपल देंगे इस प्रकार के मोशन का? यूनिफॉर्म, यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखें सर्किल अगर हो रहा है तो आप समझ लो कर्व पे है, बिना फोर्स के नहीं हो सकता। सर्किल का मतलब है, कर्व का मतलब है परिवर्तन, चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सर्कुलर मोशन अगर ले रहा है तो फोर्स है। लेकिन उस सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म नाम है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड नहीं बदलती। इसका मतलब वहां पे सिर्फ एक प्रकार का फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? नॉर्मल। वही फोर्स सेंट्रीपिटल कहलाता है। सेंटर की तरफ डायरेक्टेड। क्यों सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है? मोशन ऐसे हो रहा है सर्किल पे, और सर्किल का जो परपेंडिकुलर लेंगे उस पाथ के परपेंडिकुलर, वो कैसा हो जाएगा? रेडियल, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, वो नॉर्मल होता है, वही सेंटीमीटर फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स। उसी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये केस हो गया। अच्छा, इसके अलावा दूसरा केस ये हो सकता है, ये बॉडी कर्व पे चली, अब देखो क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसमें स्पीड बदल रही है। अब देखो ऐसे हुआ ना, ये बॉडी स्पीड बढ़ गई इसकी, तो यहाँ 10 था, यहाँ 20। अब बताओ इसमें कौन कौन से फोर्स है? क्लियर है ना? इसमें स्पीड भी बदल रही है तो टेंजेंशियल फोर्स होगा, करेक्ट, और कर्व पे है तो नॉर्मल भी होगा। तो दोनों फोर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, टेंजेंशियल भी और नॉर्मल। यही फोर्स ही हर तरीके का परिवर्तन देते हैं। दो ही फोर्स होते हैं, इन्हीं से चेंजेस होते हैं, इन्हीं से अनंत प्रकृति के मोशन या कर्व डिफाइंड होते हैं। जितने भी मोशन होंगे ना, इन्हीं दो फोर्स से डिफाइंड होंगे, तो वही कैटेगराइज किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप देखो इसमें भी दो कैटेगरी हो गई मोशन। इसका एग्जांपल देंगे आप? ओके, करेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें सर्कुलर तो हो ही रहा है तो नॉर्मल तो है ही, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसमें स्पीड भी बदल रही है, और स्पीड बदलने का मतलब है टेंजेंशियल फोर्स भी। एक और एग्जांपल देंगे आप जो पढ़ते हैं इसमें? पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कर्व होता है और साथ साथ उसमें स्पीड बदलती है, तो उसमें भी दो प्रकार के फोर्स की एग्जिस्टेंस होगी, है ना, टेंजेंशियल भी और नॉर्मल भी। वो स्पष्ट हो गया ना? अब आप मोशन को देखते ही समझ जाओगे कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से फोर्स का क्या काम है। ठीक है, क्लियर? ओके। जब मोशन के विषय में स्पष्टता हो गई, तो अब मोशन से संबंधित कुछ क्वांटिटीज को हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखें, मैं डिफाइन करने वाला हूं। अभी सामने आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो मोशन के दौरान क्रिएट होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज या स्पीड जो होती हैं उसको भी आज डिफाइन करेंगे। उसके अलावा एक्सेलेरेशंस कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको भी डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये न्यूमेरिकल नहीं थ्योरेटिकल होंगे। वो वेसरसन रीजनिंग में या मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चंस खूब बनते हैं। मोर देन वन करेक्ट आता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस में, या वेसरसन रीजनिंग में ये सब पूछे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट जितना होगा वो सब, तो ये कोई भी चीज रट के नहीं आएगी। आप रियलाइज करो मोशन को, जैसे अभी रियलाइज किया ना आपने, अब आपको क्लियर हो गया। आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा कि क्यों ऐसा मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्यों ऐसा होता है, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा। अब आपको रटना थोड़ी है, अब आप ऐसे ही बता दो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप देखें, तो देखें अब यहाँ डिफाइन कर रहा हूं मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखें, एक मोशन कर्व पे हो रहा है, ओके। अब ये जो मोशन हो रहा है इसमें जो पाथ होता है, ये जो पाथ लेंथ है, ये देखें पाथ लेंथ, इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्टेंस है, इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, अब पाथ लेंथ का क्या मतलब? ये पूरा इस कर्व का लेंथ, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आप देखो, ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली होती है डायरेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब देखें, दो लोकेलिटीज हो गई ना, एक इनिशियल शुरुआत जहां से हुई और एक फाइनल जहां पे बॉडी पहुंची, तो उनके बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस देखेंगे, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस जो होती है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी को, ठीक। अच्छा, अब देखें, अब होता क्या है कि ये लेंथ और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वांटिटी स्केलर होती है और ये क्वांटिटी वेक्टर होती है। सिंपल सी बात है कि स्केलर वेक्टर, इसको टैग नहीं दे दिया गया है,
मैथमेटिक्स इनकी जब होती होगी तो ऐसी होती होगी। इसमें अगर मान लें पाथ लेंथ निकालना होता होगा तो सब स्केलर समेशन होता होगा, और यहाँ पे जो है वेक्टर समेशन होता होगा। आप देखो वैसे भी ये डायरेक्ट डिस्टेंस ये वेक्टर से दिखाया जा सकता है, इसे नहीं ना वेक्टर बना सकते हैं कर्व को, ये देखें वेक्टर बना भी हुआ है। अच्छा, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। हम स्पष्ट रूप से जरा समझते हैं इसको। मान लें जैसे दो लोकेलिटीज के बीच एक बॉडी चल रही है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ये मान लें हम लोग लखनऊ में हैं, यहां से कानपुर जाते हैं। ओके, अब कानपुर आप जा रहे हो तो लगभग आप मान लो जैसे 90 किलोमीटर की डिस्टेंस बोलते हैं, सपोज 90 किलोमीटर इसी के आसपास है, जो भी 90 हो 100 हो, 90 लेके चलते हैं। तो मान लें यहां से लखनऊ से कानपुर की डिस्टेंस 90 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है क्या? आप ये बताओ, ये डिस्टेंस जो है आप नापते कैसे हो? मान लें आप कार से निकले हाईवे पे, है ना, चलना शुरू किया, यहां से कैसे नापते हो? रास्ते में जो माइल्स स्टोन लगे होते हैं उसी से तो नापते हो ना, उसमें लिखा होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। आप ये बताओ वो सब जुड़ते चले जाते हैं, कौन सी मैथमेटिक्स चल रही है? स्केलर, सिंपल स्केलर। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कार किधर जा रही है। अरे कार तो रोड पे जा रही होगी तो रोड तो घूमते हुए जा रही होगी, सीधी तो होगी नहीं। ऐसे घूमते हुए रास्ता होता है, आप घूमते हुए ऐसे चले जा रहे हो, तो वहां पे ये थोड़ी देख रहे हो कि ये एक वेक्टर है, इधर ये वेक्टर हुआ तो ऐसे इनिशियल से फाइनल की तरफ निकालना है, ऐसे वैल्यू है, ऐसे ऐसे घूम के, तो पता चला ऐसे घूम के यहाँ पे फिर से घूमना पड़ गया तो जीरो हो गया। नहीं, जीरो नहीं होता है उसमें, आप देखो वो बढ़ती चली जाती है डिस्टेंस, है ना। तो उसमें ये होगा कि आप जब मैथमेटिक्स कर रहे हो तो 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते चले जा रहे हो। वो बेसिकली है क्या? वो पार्ट्स हैं इसके लेंथ के, वो लेंथ ही तो है। किसकी लेंथ आप निकाल रहे हैं? वो रोड की लंबाई आप निकाल रहे हो। जैसे भी रास्ता है उसकी लेंथ आप निकाल लो, यही है। ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे जोड़ता हुआ चलेगा। इसमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, आप सीधे जोड़ के इस पाथ लेंथ को निकाले, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो ऐसे आपने निकाल लिया। अच्छा, मान लें जैसे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो अब लखनऊ से कानपुर आप गए, डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं कितना हुआ, तो वो कैसे आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्ट डिस्टेंस हुई। अब ये डायरेक्ट डिस्टेंस आप ट्रेवल नहीं ना कर पाओगे कि नहीं आज मैं बिल्कुल सीधी कार चलाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। वो दिख रहा है कानपुर दिख रहा है, मैं सीधे जा रहा हूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मान लो जैसे ये तो आप निकाल लेंगे, आप ट्रेवल करते हुए जा रहे हो, माइल्स स्टोन जोड़ के आपको पता चल जाएगा 90 किलोमीटर। ये कैसे निकालेंगे डायरेक्ट डिस्टेंस जो है, कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं यार, गूगल। फ्लाइट पे कहां जाओगे यार, कानपुर जाने के लिए फ्लाइट ले रहे हो यार, कमाल। अरे गूगल है, गूगल मैप आ जाएगा उससे यार तुरंत। गूगल मैप ओपन किया, उसमें 2 प्लेसेस दिखेंगे, रास्ता भी दिखता है उसमें और डायरेक्ट डिस्टेंस भी दिखती है। आप डायरेक्ट नाप लो वहां से मैप से, तो वो स्ट्रेट जो आप नापेंगे ना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कम होगा या ज्यादा डिस्टेंस? ओके, प्रैक्टिकल सी बात है, वो कम होगा। तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो हो 70 किलोमीटर हो, 90 नहीं 70 हो, वो डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये फर्क है ना। तो वही है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो है ये वेक्टर होने से इसकी वेक्टर मैथमेटिक्स से दोनों ट्रेवल किया जाता है। जब आप किसी भी पाथ पे चल रहे हैं तो 2 चीजें ट्रेवल हो रही हैं, 2 कवरेज हो रहा है, डिस्टेंस भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है ना। क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फॉलोइंग मोशंस। 2 प्रकार के क्वेश्चंस हैं इसमें, केसेस हैं, तो इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। एक ये दिख रहा है, ए बॉडी फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट बाय 3 किलोमीटर एंड देन टुवर्ड्स साउथ बाय 4 किलोमीटर। स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, पहले ऐसे गई और फिर इस तरीके से गई। ओके, और दूसरा जो है वो सर्किल पे है मोशन। अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्किल फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। दोनों केस में आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताना है। ओके, ठीक, तो चलते हैं, देखें पहला केस लेते हैं। तो पहला जैसे देखें, अ बॉडी फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट बाय 3 किलोमीटर, तो बनाता हूं। देखें एक वेक्टर ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेट पाथ हुआ, आप कह सकते हो ये हो गया। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, वो साउथ की तरफ मुड़ गई बॉडी, तो ये ईस्ट जा रही थी, फिर यहां से आप साउथ मोड़ दें ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर, हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ी गई है, क्योंकि मैं एडिशन करने वाला हूं। लेकिन 2 प्रकार की मैथमेटिक्स होनी है। एक मैथमेटिक्स डिस्टेंस की होनी है। आप बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 7 हुई, 3 + 4 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, ओके, तो डिस्टेंस तो हो गया 3 + 4 7 किलोमीटर हो गया टोटल
ट्रेवल्ड। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं। लैंग्वेज का फर्क होता है, ये नहीं कि आपने डिस्टेंस रट ली तो डिस्टेंस ही आप निकाला करेंगे, चाहे वो एग्जामिनर डायरेक्ट बोले चाहे इनडायरेक्ट बोले कुछ भी बोले, वो डिस्टेंस नहीं, आप लैंग्वेज समझो, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये नहीं होगा कि डिस्टेंस आप निकाल लो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डायरेक्ट डिस्टेंस हो गई, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और एक वो बोलेगा कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस, जरा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर लैंग्वेज पे घुमाता है। ओके, तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कैसे आप निकालोगे? सिंपल, आप देख ही रहे हो कौन सी मैथमेटिक्स होगी, वेक्टर। तो ये आप जो वैल्यू निकालोगे स्पष्ट 5 किलोमीटर वेक्टर मैथमेटिक्स से आई है, तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर। ठीक है, ओके। देख लें, A body moves on a circle from A to B as shown in figure, मतलब A से स्टार्ट कर रही है बॉडी, सर्किल पे होते हुए B तक पहुंचती है, ठीक। और ये है रेडियस उस सर्किल का। हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्ट डिस्टेंस, ऐसे कितना हो जाएगा? वही सिंपल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और 45 डिग्री वाला है, ये R है, ये R, ये कितना होगा? R√2, तो ये तो आ गया, √2R आ गया, ठीक। अब ये बताओ डिस्टेंस कैसे आएगी? डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है ना, तो याद रखें ये सर्किल का आर्क है, आर्क लेंथ और रेडियस में एक संबंध होता था सर्किल में। अगर आप एंगल को देखें, कवरेज है इसमें, एंगुलर कवरेज, यहां से यहां तक घूमने में कवरेज एंगल का कितना हुआ, ये देखें, ये कवरेज हुआ। तो ये अगर एंगल आपको मालूम है और रेडियस मालूम है, तो एंगल और रेडियस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आर्क लेंथ आती है, तो ये मैथमेटिक्स होती है। तो यहां पे एंगल कितना दिख रहा है ये? यस, ये π/2 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 3, वो 270 डिग्री, तो 3π/2 है। देखें, एक π/2 ऐसे होगा, एक ये क्वार्टर सर्किल का ये π/2 और एक ये 3π/2 है एंगल, और रेडियस r है, तो पाथ लेंथ इज व्हाट? ये 3π/2 होने से पाथ लेंथ इज 3π/2 into r। दिस इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझ गया? ऐसे फाइंड करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ आप कि अगर ये सर्किल कंप्लीट हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? 0 और डिस्टेंस ट्वाइस πr, है ना। अगर मान लें ये सर्किल 2 बार घूम जाता, ए पे आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तब 0 होगा जब बॉडी वापस ओरिजिन पे आ जाए। डिस्प्लेसमेंट होता है ये डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेलिटीज, मतलब डेस्टिनेशंस जो भी होते हैं या पोजीशंस, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। अगर दोनों मिल जाए तो खत्म हो गई डिस्टेंस, तो 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हर बार 0 हो जाएगा जब बॉडी लौट आती है। अब ये बताओ कि अगर कोई, जैसे बाइक आप चला रहे हो, तो बाइक में जो मीटर होता है वो क्या पढ़ता है? डिस्टेंस पढ़ता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ता होता तो जब आप घर लौट के आते तब तक मीटर 0 हो जाता। इसीलिए बाइक कितनी पुरानी है, आप कितना भी उसे चमका के रखो, फ्रेश करके उसे, लेकिन उसका लाइफ और उसका कितना यूज हुआ है वो कैसे पता लगाते हैं? वही माइलेज से, कि मीटर कितना बता रहा है, कितने किलोमीटर वो चल चुकी है, उसी पे उसकी कॉस्ट लगाई जाती है। क्यों? वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पड़ रही है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। तो डिस्टेंस कभी घटेगी क्या? आप बताओ हमें। डिस्टेंस कभी नहीं घट सकती। अगर बॉडी चल दी, मोशन हो गया, तो डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 0 हो सकता है मोशन के दौरान। अगर मान ले मैं ये कहूं कि एक बॉडी चली ही नहीं, तो चली नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 हो गए। लेकिन अगर बॉडी चल दी तो क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बशर्ते की बॉडी लौट आए। तो जरा ये फर्क देखिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट पे ये सोच के आंसर देना है। चलते हैं और देखते हैं। तो ये डेफिनेशन चल रही, कंपैरिजन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अभी चल रहा है। चलते हैं जरा मोशन को कैटेगराइज करते हुए इनको कंपेयर करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो अभी स्ट्रेट लाइन पे भी बात करते हैं और कर्व पे भी बात करते हैं। देखें कंपैरिजन, स्ट्रेट लाइन मोशन में 2 प्रकार के मोशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
एक पहला है यूनिडायरेक्शनल मोशन। यूनिडायरेक्शनल से मतलब है कि उस पाथ पे बॉडी सिर्फ एक दिशा में जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बॉडी टर्न भी ले सकती है। कि जैसे मान ले मैं एक ही दिशा में ऐसे चल रहा हूं तो ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है, लेकिन अगर मैं इसी पाथ पे ऐसे लौट लेता हूं, है ना, तो फिर यूनिडायरेक्शनल ही बोलेंगे, लेकिन अभी मोशन स्ट्रेट पाथ पे है। ओके, तो यहां पे आप देखो, अगर कंपैरिजन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये डिस्प्लेसमेंट, बताएं क्या कंपैरिजन, दोनों इक्वल हैं। स्ट्रेट पाथ पे अगर बॉडी चल रही होगी तो दोनों इक्वली कवर होंगे। तो ये वो केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो डिस्टेंस यूनिडायरेक्शनल है और भी यूनिडायरेक्शनल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। साफ दिख रहा है यहां पे, क्लियर है? ओके, स्ट्रेट पाथ पे ही अगर बॉडी टर्न लेती है, स्ट्रेट पाथ पे ही अगर बॉडी टर्न लेती है तो देखें क्या होगा। अभी आप ये देख रहे हो, ये क्या चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल मोशन। तो एक यूनिडायरेक्शनल मोशन चल रहा है। तो अभी अगर हम कंपेयर करें यहां पे यूनिडायरेक्शनल में, तो ध्यान दें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन वहां से बॉडी टर्न ले लेती है। ये देखो, अब बताओ क्या हो गया। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि आप देखो डिस्टेंस ये टोटल ये ट्रेवल्ड है पूरा पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। देखें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और ये नहीं बोला गया कि कैसा है, तो उसमें टर्न भी ले सकती है। तो अगर वो यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रही है तब तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर उसने टर्न लिया तो अब ये दोनों बराबर कभी नहीं होंगे। डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट आप देखो कम हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यूनिडायरेक्शनल नहीं है मोशन, स्ट्रेट पाथ पे है, बॉडी टर्न ले रही। क्लियर है? ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ पे तब तक बराबर रहते हैं टिल बॉडी मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, जब तक बॉडी एक डायरेक्शन में चलती रहेगी। अदरवाइज ये डिफरेंट हो जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से आफ्टर द बॉडी टेक्स टर्न्स। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्ट्रेट पाथ पे। वो स्पेसिफाई कर देगा एग्जामिनर किस पे पूछ रहा है। ठीक, ओके। अगर मोशन कर्व पे हो तो ये देखें, अगर मोशन कर्व पे हो रहा है, ध्यान दें, तो इसमें स्पष्ट है कि ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये होगा डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना? क्या कंपैरिजन है? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। कर्व पे दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यहां से हाईवे पे अगर चलते हुए लखनऊ से कानपुर जाते हैं तो डिस्टेंस 90 होगा और डिस्प्लेसमेंट 70 होगा। कर्व पे कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना। आप समझ लीजिए, ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो उससे कम तो हो नहीं सकता डिस्टेंस। तो ये कंपैरिजन है बेसिकली देखा जाए तो। एक क्लियर है? ओके, क्वेश्चन देखें। चलें, अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है, यही सोचते हुए ध्यान दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी ऑन यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ? इसमें आपको ऑप्शंस देख के यस या नो में जवाब देना है। ओके, तो सबसे पहले बात आती है, पहला, डिस्टेंस में भी जीरो? नो, कभी नहीं। डिस्टेंस तो जीरो ही नहीं। अगर बॉडी चल दी तो डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये तो क्लियर है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये तभी जीरो हो सकता है कि बॉडी चले ही नहीं। तो नहीं चलेगी तो क्यों पढ़ रहे हैं? मोशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो मोशन हो गया, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता कभी। ठीक, तो ये देखें, डिस्टेंस में भी जीरो, नो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। अब आप देखो मोशन, देखो कौन सा है, ध्यान दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी ऑन यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ? यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशा का। तो यार डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी लौट के कहां आई, टर्न कहां लिया उसने, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, नो। ओके, गुड। डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसमें होगा ही होगा।
यूनिडायरेक्शनल मोशन है ना, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होना ही है। अब आप ये रट के नहीं, ये विजुलाइज करके बता रहे हो, आप देख रहे हो वो मोशन है ना, तो डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस में भी क्या होना ही है इसे, ठीक। तो यस, डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, नो, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मोशन है ये, इसमें दोनों बराबर ही होंगे, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ, ठीक। तो ये नो, करेक्ट, ओके। Which of the following is are correct for a moving body on a straight path? अब की बार ध्यान दीजिएगा, मोशन में लिखा हुआ है स्ट्रेट पाथ पे मोशन, स्पेसिफाई नहीं किया है कि यूनिडायरेक्शनल है। तो स्ट्रेट पाथ पे होने का मतलब है दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हो सकता है यूनिडायरेक्शनल, हो सकता है उसने टर्न लिया हो, तो दोनों चीज दिमाग में रखिएगा, बोलिएगा स्ट्रेट पाथ पे मोशन सिर्फ लिखा है। तो डिस्टेंस में भी जीरो, ये तो हो ही नहीं सकता, ओके। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, यस, क्योंकि ये अगर टर्न ले लिया इसने तो जीरो तो हो सकता है, ओके गुड। अच्छा, डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस, कब? जब मोशन यूनिडायरेक्शनल हो, गुड, यूनिडायरेक्शनल हो तो सकता है, ठीक है, यस। डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यस करेक्ट, कब होगा? जब वो टर्न ले ले, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। तो वो देख लीजिएगा क्या स्पेसिफाई कर रहा है एग्जामिनर मोशन के विषय में, तो उसी हिसाब से जवाब देना है आपको, ओके। Which of the following is are correct for a moving body on a curved path? अब पाथ कर्व्ड हो गया, ये एज यूजुअल, डिस्टेंस में भी जीरो, नो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, कर्व पाथ है, और कर्व पाथ पे हो सकता है उसने सर्किल कंप्लीट कर लिया हो या चला और घूम के वहीं वापस आ गया, तो ये जीरो हो सकता है, ओके, जीरो। डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कभी नहीं, कर्व मोशन पे कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकते, डिस्टेंस हमेशा पाथ लेंथ ज्यादा ही होगा, ओके, तो ये नो हो गया। डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यस, कर्व पे तो होता ही है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। क्लियर हो गई बात? तो आसान है, आप विजुलाइज करके आंसर दो, इजिली दे दोगे आंसर, ठीक। अब एक कंपैरिजन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन फर्क है, जरा ध्यान दीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंटल का मतलब है छोटी सी डिस्टेंस, बहुत स्मॉल। अब ये पूरी पाथ दिख रहा था ना, आप देखो इसमें ये पाथ लेंथ है पूरी, तो ये बड़ी डिस्टेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक एलिमेंटल डिस्टेंस की बात करें तो इसका मतलब वो पाथ का एक छोटा सा पार्ट एलिमेंटल, देखें कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये तो आप जान ही रहे हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कर्व पाथ पे तो ज्यादा होना है, लेकिन आप सोचो कि अगर एक पार्ट लिया जाए इसका, तो पार्ट में इसमें आप ध्यान दो, ये कर्व नहीं दिखेगा आपको, फिर आप जानते हो कर्व का एक छोटा सा हिस्सा अगर आप एलिमेंटल लेते हैं तो स्ट्रेट हो जाता है ऑलमोस्ट, ये देखें, है ना। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इतने हिस्से पे हम कंपैरिजन करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि स्ट्रेट पाथ हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ। तो इस डिस्टेंस को, स्मॉल एलिमेंटल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये स्मॉल डी जो है डिफरेंस को शो करता है, स्मॉल डिफरेंस को। आपको मालूम है बड़ा डिफरेंस डेल्टा से लिखा जाता है, डेल्टा से, और छोटा डिफरेंस जो है वो स्मॉल डी से लिखा जाता है। कैलकुलस में इस्तेमाल होता है ये, डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है। तो ये स्मॉल डिस्टेंस है, और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एलिमेंटल, इसी को एलिमेंटल बोलते हैं, तो ये भी तो यही है ना। तो आप बताओ एलिमेंटल पार्ट पे क्या होगा, दोनों का कंपैरिजन स्पष्ट है, दोनों बराबर। तो याद रखिएगा, कैसा भी मोशन हो, कैसा भी पाथ हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो या ना हो, लेकिन एलिमेंटल पार्ट अगर आप लोगे तो हमेशा हमेशा बराबर होंगे हर पाथ पे। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जब वो ऑप्शंस होंगे तो उसमें एलिमेंटल बोल रहा है या टोटल, ये कैसा सिर्फ डिस्टेंस बोल रहा है। तो ऑन एलिमेंटल पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ पाथ, किसी पाथ पे छोटा पार्ट है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। एलिमेंटल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, दिमाग में रखिएगा, ठीक। ओके,
हम लोगों ने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया तो आप जानते हो कि जब बॉडी मोशन कर रही है और इसको ट्रेवल कर रही है तो कुछ समय गुजर रहा होगा, कुछ ड्यूरेशन में ये बात हो रही होगी। तो आप ये भी जानते हो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड और वेलोसिटी डिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं, आप देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होती है स्पष्ट रूप से जाने, क्योंकि और भी वेलोसिटी का नाम होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, तो वो भी कंपैरिजन करना है। लेकिन पहले आप एवरेज जानो क्या होता है। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, खूब क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल भी इस पे, लेकिन आप समझें तो ये है क्या, देखें ध्यान से। तो यहाँ पे ये कर्व है और ये बॉडी इस पे ट्रेवल कर रही है, ठीक। ये बॉडी ट्रेवल की तो आप देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये तो अब स्पष्ट हो चुका है, ठीक। जरा डेफिनेशन आप देखोगे यहाँ पे इनकी, उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक ड्यूरेशन, टाइम। टी इज व्हाट, टोटल टाइम, या इसे ड्यूरेशन भी बोलते हैं। ड्यूरेशन, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हम लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की 90 किलोमीटर की, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 70 किलोमीटर, तो ड्यूरेशन भी तो कुछ लगा होगा, तो 2 घंटे मानने लगे। हम मान लें 10 बजे स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं 12 o'clock पे, 12 बजे पहुंचते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे इलेप्स हुए, वो ड्यूरेशन बोलते हैं उसे, टोटल टाइम या ड्यूरेशन। इंस्टेंट नहीं बोलेंगे, ड्यूरेशन बोलेंगे। तो वो टाइम जो है वो 2 आवर्स ये हो गए। ओके, जब ये आपको पता चल गया तो आपको कैसे डिफाइन करना है इनको, आप देखो, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे मान लें अभी ये बात हुई थी ना कि डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना, 90 किलोमीटर का, ड्यूरेशन हुआ 2 आवर का, तो 90 अपॉन 2 इज 45 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वो 70 था, तो 70 को 2 से आप डिवाइड करो, 35। अच्छा, आप देखें इसका नोटेशन एक तो देखें, नोटेशन में आप ध्यान दो, एस स्पीड को शो कर रहा है, ठीक। v जनरली जो है वेलोसिटी के लिए होता है, लेकिन इसमें s रिप्रेजेंट करके ये मतलब लिख के ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि स्पीड की बात चल रही है। और ये बार जो होता है ये एवरेज को शो करता है, ये बार लगा होता है तो एवरेज निकाल रहा है। ऐसे ही ये देखें, सिर्फ v लिख देंगे तो वेलोसिटी हो गई और एवरेज। अच्छा, आप देखो, अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए कि इसमें स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है, तो स्पष्ट है जिसका संबंध स्केलर क्वांटिटी से है वो स्केलर होगा। तो स्पीड तो, एवरेज स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी का संबंध वेक्टर क्वांटिटी से है, डिस्प्लेसमेंट तो ये वेक्टर हो गया, ये फर्क हो गया, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे आप स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना भी सीखा था क्वेश्चन में, उसी तरीके से बिल्कुल आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसको स्पीड वेलोसिटी मत बोलिएगा, एवरेज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं अभी क्यों, एवरेज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। फर्क हो जाएगा अगर सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड बोल देंगे तो फर्क हो जाएगा, फिर एवरेज नहीं रहेगा, वो कुछ और होगा, ठीक। क्लियर है? कंपैरिजन जरा किया जाए इनका, तो आप देखो कंपैरिजन की अगर बात करें तो वही है, ये जो एग्जांपल अभी मैं ऑरली बता रहा था आपको, वही है कि मान लिया डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट इस मोशन में 70 हो गया, ड्यूरेशन आप 2 आवर ले रहे हो इस मोशन के दौरान, तो आप जब ये कैलकुलेट कर रहे हो तो एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो ये 90 अपॉन 2 इज 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। और वेलोसिटी आप एवरेज निकालने हैं तो 70 अपॉन 2 इसी टाइम से, टाइम तो कॉमन हो गया ना दोनों भाई, दोनों मोशन जो है, दोनों डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप बोल रहे हो, कवरेज एक साथ हो रहा है, तो इसलिए ड्यूरेशन तो कॉमन रहेगा। तो ये आप देखो 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आप देखें कंपैरिजन किया जाए अगर इनका, तो अभी कंपैरिजन हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का किया था, तो आप ध्यान दो, यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही कंपैरिजन था, क्या दोनों इक्वल होते हैं, स्ट्रेट पाथ एंड यूनिडायरेक्शनल। तो जैसा ये वैसा ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इस पे डिपेंडेंट है, स्पीड और इस पे वेलोसिटी, तो जैसा ये कंपेयर एवरेज, ठीक है, तो वैसा ही बिल्कुल ये होगा कंपैरिजन में। तो यूनिडायरेक्शनल में अगर स्पीड और डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर बराबर हैं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होंगे। और अगर वहां पे बॉडी टर्न ले ले तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर जब तक चल रहा है, जब तक यूनिडायरेक्शनल मोशन है, तब तक ये दोनों भी बराबर होंगे।
और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाए तो यही कंपैरिजन। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बनता है कंपैरिजन का, तो जैसे अभी वो क्वेश्चंस नहीं आए थे, 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, वहां पे एग्जामिनर उस मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आंसर्स क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। तो जैसा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आप आंसर देते हो, उसी तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी आंसर आप देंगे। ठीक है, कर्व पे हो जाए मोशन तो डिस्टेंस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, तो हमेशा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा। ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम ऐसे। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फॉलोइंग मोशंस। 2 प्रकार के केसेस दिए हुए हैं, चलें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहे हैं, आसान होते हैं लेकिन आते बहुत हैं। ध्यान से देखें। तो पहला केस मैं उठाता हूं, देखें इसमें। पहला है कि अ बॉडी फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट बाय 3 किलोमीटर एंड देन टुवर्ड्स साउथ बाय 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया है। तो अब ये देखो यहां पे कि ये पहले जो है 3 किलोमीटर ईस्ट हुआ और फिर ये साउथ की तरफ 4 किलोमीटर गया। ठीक, तो यहां से डिस्टेंस हो गया 3 + 4, ये 7 किलोमीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 हो गया। ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। तो आप डिवाइड कर दो, तो यहां देखें एवरेज स्पीड आप निकाल ले हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 7/2 इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। इजी है, हो जाएगा ऐसे ही। ओके, अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट 20 मीटर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी 20 मीटर ईस्ट की तरफ गई इस स्पीड से, 10 की स्पीड से। फिर कह रहे हैं कि देन टर्न्स बैक, उसी पाथ पे वो वापस लौटी। एंड मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन ही मोशन हो रहा है, पहले ईस्ट की तरफ और फिर लौट के वेस्ट की तरफ, मतलब वापस उसी पाथ पे। तो वो तो टर्न वाला केस हो गया ना। मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट फॉर 6 मीटर विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है? वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एक चीज फर्क इस क्वेश्चन में, एक तो स्ट्रेट पाथ पे हो गया, लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क जो दिख रहा है क्या? आप इसमें ध्यान दें कि पहले देखें स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। मतलब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिफाइंड होगा तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे डिस्टेंस तो दे रहे हैं लेकिन टाइम नहीं दे रहे हैं। टाइम इन्होंने हाइड कर दिया है, और टाइम ना देके उसकी जगह वेलोसिटी दे दी, स्पीड दे दी। अब देखें एक फर्क होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन बनाने थोड़ा ट्रिकी करने के लिए कभी ऐसा करता है वो, भाई जो डेफिनेशन के मुताबिक है वो अगर दे दिया तो आसान हो गया, डिस्टेंस और टाइम दे दिया, ओके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप रख दोगे। लेकिन वो क्या करेगा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने में, कभी टाइम को हाइड कर देगा और कभी डिस्टेंस को, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको डिस्टेंस तो पता चल रही है लेकिन टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम आ जाता है कैलकुलेट होने में। कैसे? आप देखो एक पाथ पे मीटर डिस्टेंस भी दिया है ना, एक पाथ पे डिस्टेंस भी दिया, उसकी वेलोसिटी भी दी है। तो आप जानते हो कि वो डिस्टेंस को अगर वेलोसिटी से या स्पीड से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो वो यूज कर लेंगे। तो आप देखो इसमें हुआ क्या है, ये बॉडी पहले ऐसे गई है इस पाथ पे, कितना 20 मीटर 10 की स्पीड से, ठीक, और फिर उसके बाद इसने टर्न लिया है वापस, और ये गई है 6 मीटर 3 की स्पीड से। अब हमें एवरेज वैल्यू दोनों निकालनी है स्पीड, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफाइन कर लें। तो आप ध्यान दो, डिस्टेंस तो ये हो गया 20 + 6 इज 26, ये तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। तो आप डिफरेंस करोगे ना, तो 20 में से 6 घटाओगे तो आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब आप ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन यूज कर लेंगे। अब ड्यूरेशन हर पार्ट का आ जाएगा। अब देखो इस पार्ट पे ड्यूरेशन कैसे आएगा, 20 को 10 से डिवाइड कर दो, 2 सेकेंड, ये ड्यूरेशन हो गया। इस पाथ पे कितना ड्यूरेशन हुआ, इस 6 को 3 से डिवाइड कर दो, ड्यूरेशन आ गया, तो टोटल ड्यूरेशन पता चल गया। तो उसको यूज कर लेंगे। तो आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे, स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 20 + 6
डिस्टेंस हो गया 26, टाइम कैसे निकाला गया है वही है, हर पार्ट पे अलग। 20/10 एक टाइम हुआ और इस पे 6/3 ये दूसरा हुआ। तो ड्यूरेशन जो है ये भी 2 ये भी 2 4 हो गया। तो ये सॉल्व कर लिया। 26/4 इज ये एवरेज स्पीड हो गई। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी के लिए आप जानते ही हो ये डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेंगे। ड्यूरेशन तो वही रहेगा, तो वही है कि यहाँ पे ये 20 - 6 हो गया 14 हो गया, ड्यूरेशन वही, ड्यूरेशन से। तो ये सॉल्व होके इतना क्लियर है। क्वेश्चन यूपीटी को सीबीएमटी में आ चुका है, आप देखें। अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विथ 20 km/h एंड रेस्ट विथ 60 km/h। मतलब एक डिस्टेंस, एक चीज और बता दें, डिस्टेंस बोल रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं एक ही बात है इस समय। क्यों ये जानते हैं, ये जो मोशन होगा ये स्ट्रेट पाथ पे, मतलब यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में कभी एग्जामिनर डिस्टेंस बोल देता है, कभी डिस्प्लेसमेंट, सब चलता है, एक ही चीज होती है। टर्न लिया तब नहीं होगा, ठीक। तो यहां पे आप लोग का कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 km/h एंड रेस्ट विथ 60 km/h। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे ऐसे करेंगे, यहां पे जो मोशन होगा उसमें टोटल आप मान लो क्या s, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी मानना है। तो एक 1/3 पार्ट हो गया s/3 और एक हो गया 2s/3, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे ऐसे है, ये मोशन जो भी हुआ है इसमें दो पार्ट हुए, एक s/3 1/3, तो दूसरा होगा ये 20 की स्पीड से ट्रेवल किया गया और वो है 2s/3, कितने स्पीड से 60। अब आप इसमें ये देखो ध्यान से कि अगर इसमें एवरेज स्पीड निकालना तो वही ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, तो ड्यूरेशन हम लोग कर लेंगे इसमें डिवाइड करके, तो आ तो जाएगा। तो इसमें आप देखें एवरेज स्पीड अगर निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड ही पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी s, टोटल डिस्टेंस ऐसी तो हो जाएगी, आप जोड़ लो, ये दोनों दो हिस्से किए थे आप ऐड कर लो। और ड्यूरेशन ये देखो कैसे, s/3 को 20 से, s/3 को 20 से डिवाइड किया गया है, वो ट्वाइस s/3 को 60 से डिवाइड किया गया है, ड्यूरेशन हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट कर ले, ऊपर ये s होगा और नीचे आप देखो ये s/60 और 2 से ये डिवाइड होगा 30, ये 90 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लिया गया आगे एलसीएम लेकर, ये सॉल्व करने के बाद ये फाइनली, तो ये वो केसेस दिख रहे हैं आपको जिसमें ड्यूरेशन को हाइड किया गया, ठीक, ऐसे हो सकता है। एमएनआर में आया हुआ क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन हैज स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर फर्स्ट आवर। एक घंटे तक वो ट्रेन जो है 60 की स्पीड से चल रही, एंड 40 km/h फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। मतलब एक घंटे तक वो 60 की स्पीड से चली और अगले आधे घंटे जो है वो 40 की स्पीड से, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। अब आप ये बताओ इसमें क्या हाइट किया है, इसमें डिस्टेंस हाइट किया है। इसमें आप देखो स्पीड दिया और टाइम दिया, तो आपको क्या करना होगा, इसमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम आपकी बात डायरेक्ट दिया हुआ है ना, तो देखें ऐसे तो हो जाएगा ये बहुत इजीली। ये सिचुएशन ऐसे है, इसमें जो डिवाइड किया है 60 की स्पीड से एक घंटे तक और फिर रेस्ट ऑफ द पाथ 40 की स्पीड से आधे घंटे तक, हाफ आवर रख देते हैं एवरेज स्पीड निकालने में। तो आप देखो ये होगा 60 × 1, ये डिस्टेंस हो गई, और वो डिस्टेंस 40 × हाफ, और ड्यूरेशन तो है ही मालूम, 1 घंटा 1 आवर और हाफ आवर आधा घंटा। अब इसे कैलकुलेट कर लो आप, बस ये ऊपर 80 आएगा, हाँ ये 20 हो जाएगा, 60 80 और ये 3/2, फिर ये ऊपर ऐसे चले, ठीक। बेहतर, ये क्वेश्चंस जो है आसान है लेकिन आते खूब हैं। अब डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, ये क्या होती है देखिए। चले अब एक एग्जांपल ऐसे ही उठाते हैं।
मान लें आप हाईवे पे कार से लखनऊ से कानपुर ट्रेवल कर रहे हो, वही एग्जांपल उठाते हैं, ओके। तो उसमें यह है कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर की गई। तो शुरुआत कैसे हुई? मान लें 10 बजे स्टार्ट करते हैं, 10 बजे यहाँ से चलना शुरू किया और 12 बजे हम लोग कानपुर पहुंच गया, ओके। अब आपसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड, चलें स्पीड पे ही बात कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड हम लोग कंपेयर कर लें, ये अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक। तो चलें एवरेज स्पीड हम लोग निकाले थे, इंस्टेंटेनियस पे ही बात कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकले? आप वहां पहुंचे, आपने टाइम देखा यार 10 से 12 बज गया, 2 घंटे का ड्यूरेशन आया और हमने जो है उसे 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस थी उसको 2 आवर से डिवाइड कर दिया, कितना गया 45 किलोमीटर पर आवर। आप ये बताओ ये 45 किलोमीटर पर आवर फिजिकली क्या है? ये 45 की स्पीड जो 45 की है ये फिजिकली है क्या? अब एवरेज तो हम भी जान रहे हैं, बोला जा रहा है एवरेज इसे, ये है क्या फिजिकली? आप महसूस करो, ये क्या बता, क्या आपको शो कर रहा है? ये महसूस करो। अच्छा ये बताओ, ये आपको शो कर रहा है कि आपने बिल्कुल फिक्स करके 45 की स्पीड से पूरी ट्रेवल किया है कि हम आज कसम खाते हैं कि हम चलेंगे तो अब 45 से ही चलाते चले जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, है? यही है कि 45 से कांस्टेंट स्पीड से हम चलते रहे, आ जाओ कूद के सामने, तब भी 45 से चलती रहेगी गाड़ी, है? यही है। तो ये तो नहीं ना है, तो ये है क्या? पहले ये तो जाने आप। अच्छा वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो 45 है नहीं, वास्तविकता ये रहेगी कि जब हम चले यहाँ से तो हमारी स्पीड वेरिएशन ले रही होगी, बहुत वेरिएशन लेगी। जैसे ही हम यहाँ से निकलना शुरू करेंगे तो इतना ट्रैफिक होता है शहर में कि आप 5-10 से ज्यादा चला ही नहीं पाओगे, बार बार रोकोगे चलाओगे, 5-10 की स्पीड से अभी आप चलोगे। हाँ जब आप हाईवे पे आओगे तो जब रोड खाली मिलेगी तो स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो 5-10 के बजाय 45 हो गई, 50 हो गई, 80 हो गई, 120 हो गई, इससे ज्यादा मत करिएगा, पहुंच नहीं पाइएगा, है ना। पहुंचना है ना वहां पे, तो वो 100, 120 ऐसे, है ना। तो ये स्पीड बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो स्पीड है ये क्या? अच्छा फिर आप 120 से चल रहे हैं, फिर रास्ते में भीड़ आई, कोई रिहायशी इलाका आया जहां भीड़ भाड़ है, तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये वेरिएशन लगातार चलता रहता है कि नहीं? तो आप ये बताओ, ये स्पीड जो लगातार वेरी कर रही है बार बार, ये क्या है? यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे बोला जाए? इंस्टेंटेनियस से मतलब है किसी इंस्टेंट की स्पीड, किसी वक्त पे, किसी समय पे स्पीड, या हिंदी में बोला जाए तो ऐसे तो तात्कालिक स्पीड, उसी इंस्टेंट पे। मतलब ये ऐसे होगा, देखिए कि जैसे आप यहां से स्टार्ट करते हो, मैं वरीड हूं, आप कहीं तेज गाड़ी तो नहीं चला रहे हो, मैं लगातार आपसे मोबाइल पे बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं यार 10:15 बज रहा है, क्या स्पीड है तुम्हारी? तो 10:15 बजे आप जो है कैसे बताओगे वो स्पीड? कैसे 10:15 बजे क्या स्पीड है? यहाँ से आप चले थे तो मीटर ही तो देख के बताओगे। तो कार का जो मीटर आप देख के बताओगे उसमें हाँ इस समय 10 की स्पीड है, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद 10:30 बजे आपसे पूछा तो 10:30 पे आप पता चला 120 की स्पीड से चल रहे थे, खाली हो गई थी रोड। तो हमने पूछा तो आपने झूठ बोला, नहीं मैं तो 40 की स्पीड से चल रहा हूं, है ना। खैर उस समय जो स्पीड आप देख रहे हो 10:30 बजे आपकी 120 की स्पीड, वो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। 10:15 बजे आपकी स्पीड 10 थी, तो पता चला 10:30 बजे 110 स्पीड हो गई, 110 हो गई। फिर आगे बढ़े तो कुछ भीड़ आया तो फिर 45 स्पीड हो गई, 11:45 बजे 10:45 पे कुछ और स्पीड हो गई। तो ये स्पीड आप कहां से बता रहे हो? आप मीटर देख के बता रहे हो। मीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, किसी वक्त की स्पीड। तो हमेशा 10 से लेके 12 बजे तक जब आपने ट्रेवल किया तो हर वक्त स्पीड वेरिएशन ले रही है, यही होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज क्या शो करेगा? एवरेज बेसिकली क्या शो करता है, जब आप वहां पहुंच गए कानपुर, आपने जब ड्यूरेशन लिया तो 45 निकाला, तो आपको एक अंदाजा बताएगा कि आप ओवरऑल तेज चले हैं या धीमे चले हैं। जैसे मान लें 2 कंपैरिजन करें, एक आदमी को वक्त लगता है 2 घंटे पहुंचने में, एक को वक्त लगा 3 घंटे, है ना। तो आप बताओ जिसको 2 घंटे लगे, 2 आवर्स लगे, उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई? 45। और जिसको 3 आवर्स लगे उसकी क्या आएगी? 90/3 30। तो 45 और 30 को कंपेयर करके पता चलेगा कि ओवरऑल इसने स्पीड बढ़ाई होगी, ज्यादा तेज चला होगा, या टाइम कम वेस्ट किया होगा इसने, है ना। तो ये एक अंदाजा लगता है कि ऑन एवरेज आप तेज चल रहे हो या धीमे चल रहे हो। लेकिन क्या ये वास्तविकता बताएगा पाथ की? इंस्टेंटेनियस बताएगा किस वक्त आप कैसे थे, है ना? ये नहीं बताएगा ना। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पाथ के
दौरान, मतलब ट्रेवल के दौरान स्थिति बताता है वो, है ना, उस पाथ को पूरा डिफाइन कर देता है, उस मोशन को पूरा डिफाइन करता है, लेकिन एवरेज एक अंदाजा बताता है। ये फर्क है दोनों में। अच्छा, लैंग्वेज जो एग्जामिनर इस्तेमाल करता है वो कैसे करता है? आमतौर पे एवरेज के लिए तो एवरेज लिखेगा हुआ, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ जरूर, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंटेनियस नहीं यूज करते हैं, वो स्पीड बताओ। अरे वैसे भी आम भाषा में हम आपसे स्पीड पूछेंगे, मोबाइल पे स्पीड बता दो कि जरा कानपुर पहुंच जाऊं, तब बताऊंगा कैलकुलेट करके 2 घंटे बाद। एवरेज थोड़ी पूछ रहा हूं, स्पीड पूछने का मतलब है अभी बताओ, तो कौन सी स्पीड बताओगे? मीटर से देख के इंस्टेंटेनियस। तो आम भाषा में अगर स्पीड सिर्फ बोल दिया एग्जामिनर तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वो जो फॉर्मूले नहीं होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी, उसमें वो फॉर्मूला जो होता है उसमें जो v होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, क्योंकि उसमें आप टाइम रखते हो कौन से समय का, तो t रखा आपने, तो t रखा तो इंस्टेंट का हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो। ठीक है, ये फर्क आप महसूस कर लो, दिक्कत नहीं महसूस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कुछ भी हो सकती है ना। अब आप बताओ एवरेज और इंस्टेंटेनियस को अगर हम कंपेयर करें, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताएं अभी जो ये मोशन हुआ था इसमें मैं पूछूं कि क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड से ज्यादा हो सकती है? हो सकती है, बीच में पता नहीं कितनी स्पीड से चल रहे थे, है ना। क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड से कम हो सकती है? यस, हो सकती है। हम 30 की स्पीड से चल रहे थे, 10 की स्पीड से चल रहे थे, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है? हो सकती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ भी हो सकती है। कंपैरिजन की बात करें तो एवरेज ये है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को, ये देखें। तो स्पीड एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ मोशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ये बात है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरे ड्यूरेशन का है ये। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट का पूछा जाएगा तो मान ले जैसे मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि इस जगह का स्पीड बताओ जब बॉडी यहां पे थी मोशन के दौरान, तो आप क्या पूरा लोगे क्या डिस्टेंस स्पीड के लिए? नहीं ना लोगे। तो क्या आप सोच रहे हो भाई स्पीड के लिए आप टाइम लोगे, डिस्टेंस भी लोगे, डिवाइड करोगे तभी तो आएगा। तो बताएं कौन सी डिस्टेंस लें? अगर इसी जगह की हम पूछ रहे हैं, बताएं कौन सी डिस्टेंस लें? यस, करेक्ट, इसी जगह की छोटी सी डिस्टेंस जो इस जगह को रिप्रेजेंट करे, एलिमेंटल। यस, तो एलिमेंटल डिस्टेंस इसीलिए बताया गया था आपको कि उससे आप स्पीड निकाल पाओ। तो आप देखो एलिमेंटल ऐसे वहां ड्रॉ करेंगे, तो इस जगह पे जो एलिमेंटल डिस्टेंस है वो ये होगी। चूंकि एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है तो वो भी लिख लेते हैं, एक ड्यूरेशन भी लिख लेते हैं, टाइम भी तो छोटा सा होगा। ये देखें एलिमेंटल टाइम, तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे यहां पे जब बॉडी गुजर रही है उसी इंस्टेंट पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल ये टाइम ड्यूरेशन, इसको डिवाइड करके आप फाइंड करते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे dd अपॉन dt, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, है ना। तो आप देखो ये डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस से आता है, ये निकालने का तरीका, है ना। अच्छा अब देखो इसको रिप्रेजेंट करना था, अब देखें एवरेज हट गया, वो बार जो ऊपर लगा था ना वो हटा दिया गया, अब ये इंस्टेंटेनियस को शो कर रहा है। और ऐसे ही अगर वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप देखो ये ds/dt। अच्छा अब ये बताएं कि ये अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, तो जो कंपैरिजन dd और ds में था वही तो होगा। तो याद करें क्या था एलिमेंटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, हर पाथ पे इक्वल, हर पाथ पे इक्वल। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है टाइम से ड्यूरेशन से आप डिवाइड कर दो तो ये एवरेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा वैल्यू में सेम होते हैं। अच्छा एक इसमें स्केलर है और एक वेक्टर है, इंस्टेंटेनियस है, इसीलिए कहा जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू मॉडुलस इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। या ऐसे नहीं आप याद करते हो कि वेलोसिटी का मॉडुलस स्पीड बोलते हैं नहीं, वेलोसिटी का जो मॉडुलस होता है, वैल्यू जो होता है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, उसका मॉडुलस स्पीड नहीं बोलते हैं। कौन सा है वो? इंस्टेंटेनियस। एवरेज मत बोलिएगा, एवरेज में वेलोसिटी और वेलोसिटी का मॉडुलस जो है एवरेज स्पीड नहीं होता, क्योंकि बराबर नहीं। आप देखो ये पूरा अगर आप लोगे, पूरा ड्यूरेशन एवरेज निकालोगे तो स्पीड तो ज्यादा हो गई,
और वेलोसिटी कम हो गई, तो मॉडुलस नहीं होता, तो एवरेज में नहीं होता ऐसा। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, एलिमेंटल हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉडुलस इंस्टेंटेनियस स्पीड, या वेलोसिटी का मॉडुलस स्पीड। सिर्फ वेलोसिटी बोल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस, सिर्फ स्पीड बोल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस। ये आप समझ लें इस बात को, यही लैंग्वेज है जिसमें एग्जामिनर घुमाता है, आपको जानना है। और वो जो फॉर्मूले थे, वो जो फॉर्मूले आएंगे अभी रेक्टियम मोशन में, वो सब इंस्टेंटेनियस के लिए थे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। उसमें जो वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक, ओके। अच्छा, एक चीज और इसमें एक चीज और, ये जो कैलकुलेट करना है, इसके देखें एवरेज निकालने का तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोगों ने क्वेश्चन कर भी लिया, पूरा डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिवाइड कर दिया ड्यूरेशन से। लेकिन ये एलिमेंटल है, तो इसको निकालने के दो तरीके, या तो फॉर्मूला सीधे दे दिया जाए, जो आने वाला है भी फॉर्मूला है ना, सीधे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का कि v, क्योंकि ये वैल्यू कहां से आप कैलकुलेट करोगे, स्मॉल एलिमेंटल, ये तो नहीं कर पाओगे ना प्रैक्टिकली। तो या तो फॉर्मूला दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आप उससे निकाल लो, है ना, किसी इंस्टेंट पे, या फिर ये सॉल्व होता है आगे चल के कैलकुलस के हेल्प से। ये देखें डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डायरेक्ट सॉल्व करना हम सिखाएंगे आपको बाद में, जब हम लोग कैलकुलस सीख लेंगे, वहां पे करेंगे। अदरवाइज अगर इस पे काम कर रहे हैं, करना ही है, तो हमारे पास सीधे फॉर्मूले अवेलेबल होंगे। वो फॉर्मूले जो अवेलेबल होते हैं ना, वो कैलकुलस से ही प्रूफ होके आए हुए होते हैं, तो हम सीधे फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलस भी हम यूज करके उसे प्रूफ भी कर सकते हैं।